Hello students, welcome to the learning of taxable income from salaries। अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं सैलरी के और ABCD सैलरी में होता है। आपने समझा है सैलरी, सैलरीज इक्वल्स टू सैलरी, अलावेंसेस, परक्विजाइट्स, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। एक एक करके हम चीज़ों को सीख रहे हैं। अलावेंसेस सीखे, आज का हमारा मेन टॉपिक है परक्विजाइट्स। पहले हम समझेंगे परक्विजाइट्स होता क्या है, कितने टाइप का होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं परक्विजाइट्स के, उनको एक एक करके कवर करेंगे, उनका वैल्यूएशन समझेंगे कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरीज़ के कैलकुलेशन के लिए हम कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे और उनका टैक्सेबल पोर्शन कैसे फाइंड करेंगे। चलिए एक एक करके बात को समझते हैं। जो परक्विजाइट्स टर्म है उसका क्या मतलब है ये आप समझिए। सबसे पहले अलावेंसेस क्या था? अलावेंसेस था सारे कैश मॉनेटरी पेमेंट्स जो एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, या तो उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए और या फिर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ के लिए। ये हमने समझा था। परक्विजाइट्स क्या है? परक्विजाइट्स में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों टाइप के बेनिफिट हम इंक्लूड करते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना है परक्विजाइट्स को तो हम कह सकते हैं परक्विजाइट्स आर द टोटल बेनिफिट्स अदर देन रेगुलर सैलरी और वेजेस इन कैश और इन काइंड। हम कह सकते हैं कि कोई भी पेमेंट कैश में या काइंड में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है उसकी रेगुलर सैलरी वेजेस के अलावा, और क्यों दिया है, उसकी पोजीशन या पोस्ट जिस पे वो काम कर रहा है उसकी वजह से दिया है। और वो कैश में भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। अगर रेगुलर पेमेंट है और कैश में मिला है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से, तो उसको हम अलावेंसेस भी कह सकते हैं। ऐसे परक्विजाइट को जो कैश में मिला है और रेगुलर मिल रहा है, तो ऐसे परक्विजाइट को हम अलावेंसेस भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी बेनिफिट इन काइंड मिला, इन काइंड का क्या मतलब होता है? इन काइंड का मतलब एम्प्लॉयर ने आपको अपनी कोई चीज़ यूज़ करने को दे दी, वो आपसे खुश है, उसने अपनी कार आपको यूज़ करने को दे दी, उसने अपना लैपटॉप यूज़ करने को दे दिया, उसने मोबाइल दे दिया, रहने के लिए मकान दे दिया। तो ऐसे सारे बेनिफिट्स हम लोग परक्विजाइट्स में इंक्लूड करते हैं। या फिर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन का पेमेंट कर दिया, कि वो पेमेंट लाइबिलिटी तो था एम्प्लॉय की, लेकिन दे दिया किसने? एम्प्लॉयर ने। तो इन सब बातों को अगर मैं ब्रीफ करूं तो मैं ये बोलूँगा, ऑल बेनिफिट्स अदर देन रेगुलर सैलरी एंड वेजेस इन कैश और इन काइंड आर टर्म्ड एज परक्विजाइट्स, बट इट इज़ नेसेसरी that all the benefits given by employer to employee in kind should be measured in terms of money। उनको हम मनी के टर्म्स में मेज़र कर सकें, तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे टैक्सेबल परक्विजाइट्स में या फिर परक्विजाइट्स में, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे आपने सीखा साहब, अलावेंसेस में टैक्स फ्री, फुली टैक्सेबल और पार्टली टैक्सेबल होते थे, उसी तरीके से इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। परक्विजाइट्स में भी हमारे 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं टैक्स फ्री, कोई सा भी एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, सबके लिए टैक्स फ्री हैं, एग्जेम्प्ट हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? और दूसरा नंबर है स्पेसिफिक परक्विजाइट का, ये केवल स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को टैक्सेबल होते हैं। अब बात आ रही है स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन होता है? स्पेसिफिक एम्प्लॉय होता है जो या तो डायरेक्टर हो कंपनी के अंदर, या फिर
उसके पास में मेजॉरिटी शेयर्स हो, जिस कंपनी में वो काम करता है उसमें उसका मेजर इन्वेस्टमेंट हो, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट हो इन शेयर्स, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी, एम्प्लॉयर्स कंपनी, या फिर उसकी जो टोटल सैलरी है, टोटल या ग्रॉस सैलरी है 50,000 रुपीज़ से अबव है, इज़ अबव 50,000 पर एनम। तो ये इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो वो हमारा एम्प्लॉई स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एम्प्लॉई है। स्पेसिफिक एम्प्लॉई को कौन कौन से परक्विज़ाइट्स टैक्सेबल होते हैं? उसमें हमारी कार की फैसिलिटी आती है, उसमें हमारे हाउस होल्ड सर्वेंट्स की फैसिलिटी आती है, फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की फैसिलिटी आती है, फ्री में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को के बच्चों को पढ़ाई की फैसिलिटी दी है, फ्री एजुकेशन वो भी आती है, मेडिकल की फैसिलिटी आती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आती है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉयर या ट्रांसपोर्ट वाली फर्म जो अपने एम्प्लॉई के बच्चों को या एम्प्लॉई को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती है। क्लियर? तो ये हमारे स्पेसिफिक परक्विज़ाइट्स होते हैं जो केवल टैक्सेबल किसको होते हैं? स्पेसिफिक एम्प्लॉई को। स्पेसिफिक एम्प्लॉई कौन होता है? कंपनी में डायरेक्टर, या फिर उसने मेजॉरिटी शेयर्स खरीद रखे। मेजॉरिटी शेयर्स कितने होते हैं? 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा शेयर्स मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। मतलब 51% मान लो आप उसको, 51% और अबव, ये मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर? तो टैक्स फ्री तो सारे बहुत सारे नाम हैं आपके पास, नोट्स जो भी हो, कोई भी बुक हो, ये नहीं तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि PDF डाउनलोड कर सकते हो ICAI की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, उनके नोट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, तो उसका डिजिटल आपको फाइल मिल जाएगा, वहाँ से आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि टैक्स फ्री परक्विज़ाइट्स कौन से होते हैं और जनरल परक्विज़ाइट्स कौन से होते हैं। अगर मैं बोल के बताऊँ टैक्स फ्री में, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो सबके लिए एग्जाम्प्ट है, और रिक्रिएशनल, कॉन्फ्रेंस की, टूर ट्रैवल की, एकोमोडेशन इन रिमोट एरिया की, रिफ़्रेशमेंट की, कन्वेंस की, टेलीफोन की, मोबाइल फैसिलिटी, कन्वेंस की, लंच डिनर की, फॉरेन कंट्री में कोई भी बेनिफिट दिया, एकोमोडेशन जजेस को दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया, हाई कोर्ट के जजेस को दिया, सस्ते में माल बेच दिया, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में इंश्योरेंस करा दिया एम्प्लॉई का, फ्री में राशन बांट दिया, आर्मी पर्सन्स को फैमिली प्लानिंग फैसिलिटी दी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को स्कॉलरशिप दी एम्प्लॉई के बच्चों को, और रहने को जो एकोमोडेशन मिला मिनिस्टर्स को फॉर फ्री, 20,000 रुपये तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉई के लिए थी वो एम्प्लॉयर ने दी, रिफ्रेशर कोर्स या ट्रेनिंग की फैसिलिटी, ये सब आपके जो है फ्री परक्विज़ाइट्स में आते हैं। कन्वेंस फैसिलिटी हाई कोर्ट जजेस को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को। क्लियर? लीव ट्रैवल कंसेशन, ट्रैवलिंग के खर्चे किसने उठाए? बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं ट्रैवलिंग के, एम्प्लॉई ने किए और उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया, वो टैक्स फ्री परक्विज़ाइट्स है। अगर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है, एम्प्लॉई के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है और वो खर्चा 1,000 रुपये महीने तक की लिमिट में आ रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री परक्विज़ाइट्स है। कंप्यूटर यूज़ करने को दे रहा है, लैपटॉप यूज़ करने को दे रहा है, ये टैक्स फ्री परक्विज़ाइट्स है। यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC का जो कोई चेयरमैन है, उसका मेंबर है, उसको कोई परक्विज़ाइट मिला, टैक्स फ्री है। रिटायर्ड चेयरमैन या पर्सन हो UPSC का, उसको भी कोई परक्विज़ाइट मिला, टैक्स फ्री है। फिर इसके बाद बात आती है जनरल परक्विज़ाइट्स की। जनरल का मतलब होता है टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल, जो सबके लिए टैक्सेबल होते हैं, सबके लिए टैक्सेबल। तो इनको हमें एक एक करके सीखना है।
इनके नाम में एक बार बोल देता हूँ। पहला नाम है रेंट फ्री एकोमोडेशन। फ्री में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया, राइट, तो वो हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन कहलाता है। अलावेंसेस में एक फैसिलिटी मिलती थी हाउस रेंट अलावेंस की, जिसमें एम्प्लॉय किराए पे मकान ले और उसका किराया दे। इसके लिए पेमेंट हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को करता था। एक तो वो बेनिफिट है रहने के लिए सुविधा देने का। दूसरा बेनिफिट परक्विजाइट की फॉर्म में भी आप दे सकते हो। परक्विजाइट का मतलब हो गया रेंट फ्री एकोमोडेशन। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सीधे मकान ही दे दिया साहब, क्लियर, मकान दे दिया रहने को। अब वो चाहे एम्प्लॉयर का खुद का है या एम्प्लॉय को उसने पहले किराए पे लिया है कहीं से, फिर उसके बाद एम्प्लॉय को रहने को दिया, ये रेंट फ्री एकोमोडेशन होता है। कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन है। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन का पेमेंट है। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन के पेमेंट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए दे दी। इस तरीके के सारे पेमेंट्स हैं, इनको एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, क्लियर। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है जनरल परक्विजाइट्स में ही है। तो जनरल परक्विजाइट्स में सबसे पहला वही है रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो अभी मैं बोल रहा था। उसका हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे, दैट वी हैव टू लर्न, राइट। तो आप समझिए रेंट फ्री एकोमोडेशन पहला जनरल परक्विजाइट है जिसका वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, दैट वी हैव टू लर्न। हेडिंग दे देते हैं वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं VORFA, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये हमारा जो है दो तरीके से मिलता है, राइट, दो तरीके से मिलता है और दो तरीके के एम्प्लॉय को मिलता है। अभी मैं इसको पहले तरीके में निकालता हूं, अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड का मतलब जो मकान एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराया है फ्री में रहने के लिए, उसमें फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, दैट इज़ अनफर्निश्ड, क्लियर। और दूसरा फर्निश्ड ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन पहले अनफर्निश्ड सीख लेते हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड, तो ये दो तरीके के एम्प्लॉयज़ के लिए हमें सीखना है। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वैल्यूएशन हमारा है वैल्यूएशन इक्वल्स टू जो भी लाइसेंस फीस है एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई भी IPS ऑफिसर है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी है, और जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स कॉलोनी बनी हुई है, प्रोफेसर्स कॉलोनी बनी हुई है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देता है। और वो एकोमोडेशन क्या होता है कि साहब मकान है, क्वार्टर है, कुछ भी रखा हुआ बना हुआ, तो एम्प्लॉय को रहने में फैसिलिटी मिल जाती है। वहाँ से फिर वो अपना ऑफिस जाके जॉब परफॉर्म कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। द पॉइंट इज़ कि उसका वैल्यूएशन क्या होगा, लाइसेंस फीस जो भी गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड कर रखी है उसकी एनुअल वैल्यूएशन, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी कि दिस इज़ द लाइसेंस फीस फॉर पर्टिकुलर क्वार्टर, फॉर पर्टिकुलर हाउस विच इज़ प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट शैल बी द वैल्यूएशन ऑफ दैट रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्लियर। सिंपली दिस इज द वैल्यूएशन। अभी आगे देखिए, फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय
दो सिचुएशन होती हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विच इज़ नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट, जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब आप कहोगे साहब कि कैसे डिटरमाइन होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय केवल वो है जिसके एम्प्लॉयर का नाम गवर्नमेंट के नाम से ही है, गवर्नमेंट है। जैसे मान लीजिए अगर कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, तो वो गवर्नमेंट लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब करता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जॉब करता है, तभी वो गवर्नमेंट है, अदरवाइज वो नॉन गवर्नमेंट की कैटेगरी में कंसीडर होता है। सेमी गवर्नमेंट को भी हम गवर्नमेंट नहीं काउंट करते। दूसरा, एडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, तनख्वाह गवर्नमेंट से ही आ रही है लेकिन उसको गवर्नमेंट नहीं मानते। उसका जो मैनेजमेंट है वहाँ पर हम लोग कमेटी बना देते हैं, चेयरमैन बना देते हैं वहाँ के प्रिंसिपल को, कॉलेज के को, और कमिश्नर भी उसमें एक मेन रोल रखते हैं वहाँ के उस सिटी के। तो कहने का मतलब उनका एक प्राइवेट सेटअप होता है और उसके थ्रू मैनेज होता है। एडेड है वो, वहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सारे पेमेंट्स के लिए, सैलरी गवर्नमेंट दे रही है लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम उसको मानेंगे जिसका इंस्टीट्यूशन ऐसे हो, गवर्नमेंट के नाम से शुरू हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय यहाँ का, राइट। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये होगा गवर्नमेंट। क्लियर? अभी जैसे लोकली आपके दिमाग में कोई भी कॉलेज का नाम है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। क्लियर? चलो इसको और डिस्कस करेंगे बाद में। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया। उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो मकान जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने को दिया वो एम्प्लॉयर का खुद का है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर का खुद का है, एम्प्लॉयर मालिक है उसका, जो मकान उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया वो एम्प्लॉयर का खुद का है। या फिर दूसरी सिचुएशन, वो मकान एम्प्लॉयर का नहीं है, उसने रेंट पे लिया और फिर उसके बाद एम्प्लॉय को रहने को दिया, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। राइट? अब अगर ये सिचुएशन है कि साहब मकान एम्प्लॉयर का खुद का है, तो वैल्यूएशन कैसे होगा? तो वैल्यूएशन होगा 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी कैसे होगा? 15% ऑफ सैलरी वैल्यूएशन कब लगेगा, 10% कब लगेगा और 7.5% कब लगेगा? जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को मकान रहने को दिया और वो मकान ऐसी सिटी में है जिस सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो हम 15% ऑफ सैलरी वैल्यूएशन मानेंगे फॉर cities having population above 25 lakhs। अब आप फिर इसके बाद 10% ऑफ सैलरी कब लगेगा? जब पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है, 10 लाख टू 25 लाख के बीच में है पॉपुलेशन, तो फिर आपका वैल्यूएशन लगेगा 10% ऑफ सैलरी। अब अदर केसेस में जब 10 लाख से भी कम है पॉपुलेशन बिलो 10 लाख, उस सिटी की जिसमें मकान एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है और वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो इन दैट सिचुएशन 7.5% ऑफ सैलरी शैल बी द वैल्यूएशन। क्लियर? अब बात समझने की ये है कि ये मालूम कैसे पड़ेगा कि साहब पॉपुलेशन उसकी 25 लाख से ज़्यादा है या 10 से 25 लाख के बीच में है या फिर 10 लाख से कम है। मालूम ऐसे पड़ेगा कि बड़ी सिटी है, इलाहाबाद की हम बात करें, मुंबई की हम बात करें, बेंगलोर की हम बात करें,
तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। छोटी सिटी की हम बात करें, मथुरा की बात करें, राइट, तो आप सोच सकते हैं कि साहब मथुरा शिकोहाबाद, तो हम सोच सकते हैं कि साहब इसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम होगी। या फिर आगरे की बात करें तो 10 से 25 लाख के बीच में होगी। क्लियर? या तो स्पेसिफाइड हो क्वेश्चन के अंदर कि he has been provided a rent free accommodation by the employer which is owned by the employer in the city Lucknow having population above 25 lakh, तो फिर उसको आप इस कंडीशन में कंसीडर कर लोगे फर्स्ट वैल्यू। लेकिन अगर ये स्पेसिफाई नहीं है फिर एजम्पशन के बेस पे होगा। एजम्पशन ऐसा होना चाहिए कि लगना चाहिए कि भाई बड़ी सिटी है तो इसलिए आपने 15% ऑफ सैलरी कंसीडर किया है। क्लियर? अब आप एजम्पशन ऐसा करो, नहीं साहब हमने तो ऐसा एज्यूम कर लिया है कि मुंबई में तो साहब 10 लाख ही है पॉपुलेशन का, तो वो एजम्पशन आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना? जस्टिफाइड होना चाहिए थोड़ा सा एजम्पशन। एजम्पशन वो होना चाहिए जिससे आप जस्टिफाई कर सको अपनी कैलकुलेशन में। अभी एम्प्लॉयर का खुद का मकान है जो उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, तो ये वैल्यूएशन हो गया। दूसरी सिचुएशन है एम्प्लॉयर का खुद का मकान नहीं है, उसने पहले किराए पे लिया है फिर एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, राइट, टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो इन दैट सिचुएशन रेंट पेड by employer और 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में जो लीस्ट होगा, दैट शैल बी द वैल्यूएशन। जितना भी रेंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए पे किया उस मकान का, उसको आप कंपेयर करोगे किससे? उसको आप कंपेयर करोगे सैलरी के 15% से। दोनों में जो अमाउंट कम होगा दैट शैल बी द वैल्यूएशन, लीस्ट ऑफ दीज टू अमाउंट्स। अब बात ये आ रही है कि ये तो आपने बता दिया साहब, अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन हो गया ये। क्लियर? अब हमें फर्निश्ड का वैल्यूएशन देखना है। तो ये जो वैल्यूएशन हुआ है यहाँ तक, इतना, ये आपका अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन हुआ है। अब हम फर्निश्ड का देखते हैं। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन फर्निश्ड। फर्निश्ड का मतलब क्या है कि उसमें फर्नीचर लगा के दिया है एम्प्लॉयर ने किसी भी सिचुएशन में, चाहे तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में गवर्नमेंट ने फर्नीचर लगा के दिया है फर्निश्ड, या फिर नॉन गवर्नमेंट के केस में जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है उसने फर्नीचर लगा के दिया है। अब फर्नीचर क्या होगा? वही इंस्टॉल्ड फिक्स फर्नीचर हो सकता है या मूवेबल फर्नीचर हो सकता है, राइट। एसी फ्रिज भी लगा दिया है और उसमें मतलब जो है वुडन पूरे अलमीरा वगैरह बनी हुई है फर्स्ट क्लास। तो इस सिचुएशन में जो ये वैल्यूएशन आपने निकाला, जिस भी सिचुएशन का हमारा एम्प्लॉई है, तो उसको पहले लिख लेंगे हम। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड एज अबव, जो ऊपर कैलकुलेट किया, जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया उसको एज इट इज़ ले लेंगे, चाहे वो इससे रिलेटेड या इससे रिलेटेड हो, ठीक है। उसमें हम जोड़ देंगे। अब इसमें भी दो सिचुएशन डेवलप होती हैं। जो फर्नीचर एम्प्लॉयर ने लगा के दिया है वो या तो बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर है या फिर उसने उस फर्नीचर को भी किराए पे लिया है फिर लगा के दिया है, राइट। तो हम यहाँ पर कर देंगे हायर चार्जेस पेड ऑब्लिक 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर एम्प्लॉयर ने उसमें फर्नीचर लगाया है और वो किराए पर लिया है फिर लगाया है, तो जितना भी किराया हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने उस फर्नीचर का दिया है वो ले लेंगे हम। और अगर किराए पे नहीं लिया है, वो बिलोंग्स टू एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर मालिक है उस फर्नीचर का, तो
तो फिर उस फर्नीचर की जो भी कॉस्ट है उसका 10% में यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्लियर, एज द केस मे बी। अच्छा, हमने सीख लिया रेंट फ्री एकोमोडेशन अनफर्निश्ड, हमने सीख लिया फर्निश्ड, लेकिन अभी एक बात रह गई। वो बात क्या है कि हम सैलरी में क्या कंसीडर करेंगे। हमें जो 15% निकालना है जिस सैलरी का, उस सैलरी में क्या क्या चीज़ आएगी। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमारा जो सैलरी का मीनिंग है वो क्या है। सैलरी मीन इस केस में सैलरी आप इक्वल्स टू लोगे बेसिक सैलरी प्लस DA/DP in terms of service plus all taxable allowances प्लस फीस कमीशन बोनस। अब यहाँ ये पॉइंट है कि साहब DA/DP जोड़ दिया बेसिक सैलरी में आपने, सारे टैक्सेबल अलावेंसेस का टैक्सेबल पोर्शन, केवल अलावेंसेस का टैक्सेबल पोर्शन। टैक्सेबल पोर्शन का मतलब जैसे एजुकेशन अलावेंस मिल रहा है, राइट, 300 रुपये महीना मिल रहा है आपको, और 3 बच्चे हैं, 100 रुपये के हिसाब से 3 बच्चों के लिए 300 रुपये महीना मिल रहा है, तो वो एग्जाम्प्ट कितना है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। तो 300 रुपये के हिसाब से 12 महीने के 3600 रुपये आपको मिले। एग्जाम्प्ट है वो 100 रुपये के हिसाब से 2 बच्चों का 200 रुपये महीना, तो 2400 तक एग्जाम्प्ट है। तो 3600 में से 2400 घटा दिया, बचा हुआ 1200 टैक्सेबल पोर्शन है, दैट शैल बी एडेड, राइट। अच्छा, फीस कमीशन, पहले हम लोग कमीशन की बात करते थे तो फिक्स परसेंटेज ऑन सेल बोलते थे। यहाँ पर फिक्स परसेंटेज ऑन सेल हो या नहीं हो, दोनों टाइप का हमें कमीशन लेना है। बोनस भी हमें इंक्लूड करना है, राइट। ये सैलरी के मीनिंग अलग अलग डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए अलग अलग होंगे। HRA के केस में हमने अलग बताई थी आपको सैलरी, रेंट फ्री एकोमोडेशन के केस में अलग बता रहे हैं। आगे जो जो चीज़ें आती जाएंगी उसमें वो डिफरेंट होंगे। कहीं कुछ चीज़ इंक्लूड की जाएगी, कहीं कोई चीज़ इंक्लूड नहीं की जाएगी, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप वैल्यूएशन किस चीज़ का कर रहे हो और उससे रिलेटेड सैलरी का मीनिंग क्या है वहाँ पर। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि साहब ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस एंड मॉनेटरी पेमेंट्स, फीस कमीशन बोनस हम इंक्लूड इसमें सैलरी में करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये हमारी कहानी है, इसको आपको याद रखना है। मैं रिवाइज बता देता हूँ। बेसिक सैलरी लेंगे, DA/DP इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ सर्विस कह दो या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कह दो या फिर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह दो, बात एक ही है। और सारे टैक्सेबल पोर्शन अलावेंसेस के फीस कमीशन बोनस, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड है। अच्छा, अब बात आती है एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और वो है कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन, राइट। कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन, उसको समझने से पहले ये ज़रूरी है कि आप ये समझेंगे कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन होता क्या एग्जैक्टली, व्हाट इट कैन बी। कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन, concessional rent free accommodation is nothing but an amount। अब ऐसे समझ लो आप, सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मकान रहने के लिए दिया, रहो, लेकिन साहब ये जो फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं पूरी फ्री नहीं है, इसके बदले में हम कुछ आपसे लेंगे, राइट। कुछ अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से रिसीव करता है मंथली, उसकी सैलरी में से काट लेता है इस टाइप की फैसिलिटी के लिए जो वो उसको दे रहा है, राइट।
फ्री में रहने के लिए मकान दे रहा है, तो उसके बदले में उसकी सैलरी से 1000 रुपये 500 रुपये महीना काट लेता है। जब काट लेता है, कलेक्ट करता है एम्प्लॉय से, तभी वो कहलाता है कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर वो कुछ भी नहीं लेता उससे, पूरा उसको ऐसे रहने के लिए देता है, तो वो कहलाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन ओनली। ठीक है, तो कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन और रेंट फ्री एकोमोडेशन में ये डिफरेंस है। क्लियर? जब कुछ कलेक्ट नहीं किया तो हमने जो यहाँ तक कैलकुलेशन किया वो हमारी बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से इस फैसिलिटी के लिए कुछ अमाउंट कलेक्ट कर लेता है, तो वो कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैटेगरी में आता है। तो जो भी वैल्यूएशन अभी तक आपने यहाँ पर किया है, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन एज फर्निश्ड, जो इन तीनों में से कोई सा भी केस होगा, प्लस इसमें आपने जो है अनफर्निश्ड वैल्यूएशन, जो इन तीनों में से कोई सा भी एक था, उसमें आपने हायर चार्जेस या फिर फर्नीचर की कॉस्ट का 10% जोड़ दिया। रेंट फ्री एकोमोडेशन फर्निश्ड का वैल्यूएशन आ गया, उसको एज इट इज़ लिख दो, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन फर्निश्ड। फर्निश्ड का जो वैल्यूएशन आया वो ले लें और उसमें से माइनस कर दें जो भी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से जो भी अमाउंट इस फैसिलिटी के लिए रिसीव कर लिया है, उसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए। राइट? फर्निश्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन के वैल्यूएशन में से जो भी अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी से काट लिया है एम्प्लॉयर ने, उसको माइनस कर दीजिए। द अमाउंट सो रिमेनिंग शैल बी कॉल्ड एज कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्लियर? अभी ये रूल जो आपने समझा है, ये एक बार में नहीं आएगा, आपको कई बार इसको पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देख कर लिखो 2-3 बार, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल प्रैक्टिस करो, इलिस्ट्रेशंस प्रैक्टिस करो, फिर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो लगाओ, तब ये कहानी बनेगी। क्लियर? अब एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि जो टैक्स वगैरह है या जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें थ्योरी नहीं होती है, वो भी न्यूमेरिकल ही होती है। अगर कोई ये सोचे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन, बच्चे इजी समझते हैं थ्योरी को, वो ये सोचते हैं साहब थ्योरी है तो बढ़िया है, आसानी हो जाएगी। राइट? थ्योरी आ जाए, न्यूमेरिकल नहीं आए, पता नहीं कैसे कहते हैं, उनका अपना लॉजिक है। मेरी एडवाइस सिंपल यही है कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी ना होकर वो भी न्यूमेरिकल ही होती है। राइट? तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि साहब थ्योरी आ गई तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको अगर थ्योरी आ गई तो न्यूमेरिकल आप आसानी से कर पाओगे, और न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आपको थ्योरी आती है। एसोसिएटेड थिंग्स हैं। तो अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन आ गया तो आप उसमें पैराग्राफ में कुछ भी लिख दोगे मन से, तो नंबर नहीं मिलने वाले हैं आपको। लेकिन अगर आप पॉइंट्स में बातें लिखते हो जो रिलेटेड हैं, और फिर उसके बाद में ये पूरा चार्ट बनाते हो और एक एक बात इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बताते हो और एक्सप्लेन करते हो, उसके बाद आप इमेजिनरी एग्जाम्पल पुट कर सकते हो वहाँ पर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तब आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उसमें से पूरे सिक्योर करने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर? ये कहानी है जो बहुत ज़रूरी है आपको अगले समझना। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।